हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीपैकेज स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखेंगे हम इस वीडियो में। साथ में हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, हम सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे और इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं जिसमें हम इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी करेंगे। तो हम काफी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एस्पेक्ट में इस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको काफी अच्छा एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप फर्दर अपनी स्टडीज को इस कंपनी में कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को मैं आप इस वीडियो में आपको दे सकूं। तो आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन इस कंपनी के बारे में आप कर पाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोल के रखी हुई है। ये कंपनी बेसिकली एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो ये कंपनी के बारे में आप इस वेबसाइट में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट को खोल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके ऑलमोस्ट 10 प्लांट्स हैं 7 लोकेशन पे। तो कौन कौन सी लोकेशन है? तो वह है सतना, मैहर, ये एमपी में आता है, मध्य प्रदेश, रायबरेली, फिर ये उत्तर प्रदेश में कुंदनगंज करके एक जगह है, फिर चंदेरी राजस्थान में है, बूटीबोरी महाराष्ट्र में है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। तो ये 10 प्लांट्स जो हैं इनके 7 लोकेशंस पे यहाँ पर हैं। ये कौन कौन सी इसके बाद ये कौन कौन सी सीमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी 4353 ग्रेड्स की बनाते हैं ये। फिर ये पीपीसी बनाते हैं जो कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है। फिर फ्लाई ऐश बेस्ड पीपीसी और लो एल्कली पोर्टलैंड सीमेंट। तो काफी सारे अलग अलग वैरायटी की, देखिए यहाँ पे पीएससी भी बनाते हैं, लो हीट सीमेंट भी बनाते हैं। तो काफी डिफरेंट टाइप की अलग अलग ब्रांड के नाम से ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद हम इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी आएंगे, कहाँ पर इनके प्लांट्स हैं, कितनी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो अगर आपको ओवरव्यू में दे दूं तो यहाँ इनकी जो बेसिकली इन्होंने रिसेंट एक एक्विजिशन किया था, इन्होंने एक्वायर किया था रिलायंस की जो सीमेंट डिवीजन थी, रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने 4800 करोड़ का जो अमाउंट था एंटरप्राइज वैल्यू, उस पर उन्होंने खरीदी थी, जिसकी कैपेसिटी जो थी ऑलमोस्ट 5.58 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी थी रिलायंस की। तो उसको उन्होंने 4800 करोड़ में खरीदा था। तो उसके पहले इनकी जो खुद की कैपेसिटी थी वो 10 मिलियन टन पर एनम की थी। बाद में उन्होंने 5.58 मिलियन टन पर एनम और रिलायंस से खरीदा, तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी हो गई वो 15.5 मिलियन टन पर एनम पर ये पहुंचते हुए दिख रहे हैं आपको। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर था, जिसकी कैपेसिटी 13.3 मिलियन टन पर एनम थी। वहीं पर आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिरला कॉर्पोरेशन जो है वो 15.5 मिलियन टन पर एनम है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 10 मिलियन टन पर एनम से ऊपर के प्लांट्स हैं वो काफी अच्छे वेल स्टैब्लिश्ड प्लांट हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सीमेंट प्लांट जो एक फुल स्केल सीमेंट प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिलियन टन पर एनम का मैक्सिमम होता है। तो उसमें ऐसे मल्टीपल प्लांट्स अगर आपके पास होंगे तब जाकर आप 10 मिलियन टन पर एनम से ऊपर पहुंच पाते हैं। तो ये जब 15 मिलियन टन पर एनम की हम बात करते हैं तो ये काफी अच्छे कंपनीज हैं जिनकी काफी वेल स्टैब्लिश्ड पोजीशन है मार्केट प्लेस में। चलिए अब हम इनके सीमेंट प्लांट्स की लोकेशन और कैपेसिटी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि इनकी जो मध्य प्रदेश सतना में एक सतना सीमेंट वर्क के नाम से है, जिसकी कैपेसिटी 2.2 मिलियन टन पर एनम की है। वहीं पर राजस्थान में चंदेरिया में, जैसे कि हमने बात किया था कि वहां पर 4 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में 2.3 और उत्तर प्रदेश रायबरेली में 1.3। तो ये टोटल आप कैपेसिटी अगर ऐड करेंगे तो 9.8 मिलियन टन पर एनम जो है वो सिर्फ ओरिजिनली बिरला कॉर्पोरेशन की थी ये कैपेसिटी, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। और फर्दर इन्होंने जो रिलायंस का जो सीमेंट प्लांट का डिवीजन एक्वायर किया था, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक्वायर्ड RCCPL, जो कि रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जो प्लांट्स थे, मैहर में था, कुंदनगंज में था और बुटीबोरी में था। ये 3 प्लांट्स को इन्होंने एक्वायर किया। मैहर में इनके 3 मिलियन टन पर एनम का प्लांट है, जो कि काफी अच्छा बड़ा प्लांट माना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में
कुंदनगंज में, ये कुंदनगंज प्लांट जो है वो 2 मिलियन टन पर एनम का था। और बुटीबोरी महाराष्ट्र में जो प्लांट था वो 0.58, ये शायद मुझे लगता है ग्राइंडिंग यूनिट होगी। तो ये तीनों को ऐड करेंगे अगर आप तो 5.58 मिलियन टन पर एनम होता है। तो अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी होती है वो 15.5 मिलियन टन पर एनम तक ये दिख रहे हैं आपको पहुंचते हुए। तो ये काफी अच्छी स्केल है, काफी अच्छा। दूसरा आपको ध्यान देने की चीज ये है कि जो आरसीसीपीएल की जो रिलायंस के इन्होंने प्लांट टेक ओवर किए थे, ये काफी नए प्लांट हैं। मतलब ये नहीं है कि बहुत पुराने प्लांट को इन्होंने फैसिलिटीज को इन्होंने टेक ओवर किया है। तो जनरली जब नए प्लांट को आप टेक ओवर करते हो तो इसमें काफी अच्छा आपको काफी लंबे समय तक जो वियर एंड टियर होता है, या कहना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस होते हैं प्लांट में ऑपरेशन करने के लिए, तो उसमें वो कम होते हैं काफी, और एफिशिएंसीज काफी हाई होती हैं, क्योंकि आप जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जो जिससे कि नए प्लांट बनते हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर्स पर काफी एफिशिएंटली ये प्लांट्स काम करते हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन है इस कंपनी में कि इन्होंने लेटेस्ट नए प्लांट्स को, हाई कैपेसिटी प्लांट्स को इन्होंने एक्वायर किया डायरेक्टली। तो ये इनकी जो पहले जो ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन पर एनम की थी, जो कि उन्होंने 50% इंक्रीज करके 15 मिलियन टन पर एनम तक आपको पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है, बात यह है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये एक और प्लांट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेटिंग अप अ 3.9 मिलियन टन ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट एट मुकुटबन महाराष्ट्र। तो और 40 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी ये लगा रहे हैं, और 10.6 मेगावाट का जो है वेस्ट हीट रिकवरी, ये वेस्ट हीट रिकवरी जो होता है, जो कि हीट प्रोड्यूस होती है सीमेंट प्लांट से, उसी को रिसाइकिल किया जाता है, बॉयलर्स में फीड किया जाता है, जिससे कि पावर प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है आपको एडिशनल फ्यूल यूज नहीं होता है इसमें, तो ये फ्री एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं इसको। 10.6 मेगावाट की जो है ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को भी ये लगाने वाले हैं। तो आप देखिए 40 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट, 10.6, तो ये ऑलमोस्ट 50.6 मेगावाट का, तो ये सिर्फ पावर प्लांट वहां पे यूज कर लगा रहे हैं, और साथ में 3.9 मिलियन टन, तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी को, ये 10,000 टन पर एनम की जो 10,000 टन पर डे की जो कैपेसिटी से ज्यादा की ये किल्न लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी किल्न लगा रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं, और इसकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो होगी 2,450 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। तो ये है इनका एक्सपेंशन प्लान। तो आप देखिए कि 15 MTPA तो इनकी ऑलरेडी है। जब ये कंप्लीशन होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2021-2022 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये उसके बाद इनकी 15 प्लस 3.9 होते हुए आपको दिखेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देने की है। उसके बाद एक और, ये एनुअल रिपोर्ट में आपको मिलेगा, ये सारा मैं एनुअल रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, तो ये डिटेल आपको फर्दर एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगी। और ये प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें आप देखिए एक और जो है इंपॉर्टेंट मुझे चीज लगी, वो है चंदेरिया में। तो चंदेरिया में जो एग्जिस्टिंग क्लिंकर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो 3,600 टन पर डे की है, जिसको वो इंक्रीज करके 5,500 टन पर डे पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% ये इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ऑलमोस्ट डबल करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो है प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सारी चीजें देखिए अभी चल रही हैं। तो इन सब का जो है इफेक्ट आपको इनके परफॉर्मेंस में, जो अगले एक साल में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी इस कंपनी की, उसमें आपको ये इसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको इन सब चीजों का। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको नोटिस करने की जरूरत है इस चीज को। चलिए अब हम इनके दूसरे एक और डिवीजन पर आ जाते हैं, जो कि जूट डिवीजन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स पे अगर हम जूट के जाएंगे तो ये देखिए ये जूट भी प्रोड्यूस करते हैं। इनके दो डिवीजन है, एक सीमेंट डिवीजन है, एक जूट डिवीजन है। तो यहाँ पे जूट के अगर प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो ये जूट यार्न प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग करते हैं। तो ये बहुत सारे इनके फर्दर ये भी कारपेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके काफी सारे वेराइटी हैं जूट के जो ये प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज में भी कि ये बैग्स बनाते हैं, वोवन बनाते हैं, फ्लोर एंड वॉल कवरिंग रग्स बनाते हैं। उसके बाद जूट के कुछ और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आजकल एक्चुअली प्लास्टिक का भी सब्स्टिट्यूट हो गया है, जो कि काफी ट्रेंड में है, बैग्स वैग्स जो जूट के हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा कहना चाहिए कि काफी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इसका, क्योंकि ये ऑब्सोलीट आइटम नहीं है, क्योंकि आजकल जो पॉलीथीन का रिप्लेसमेंट अभी जूट को ही माना जा रहा है। तो इसका भी काफी सनराइजिंग सेक्टर है ये, मुझे लगता है। तो इसमें भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है, और सीमेंट सेक्टर तो है ही, जिसका जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन
का पिकअप हो रहा है, तो इसमें मुझे दोनों ही सेक्टर्स के ब्राइट दिख रहे हैं। और जितनी इनकी कैपेसिटी पे ये बैठे हुए हैं और जो इनकी फ्यूचर कैपेसिटी की जो प्लानिंग है, अगर आप सबको कंसीडर करेंगे तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। और जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो उस हिसाब से ये बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। जल्दी से हम इनके सीमेंट के भी एक बार जो है इनके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत अलग अलग नाम से अपने सीमेंट को ब्रांड्स को ये सेल करते हैं मार्केट प्लेस में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये पहला जो इनका प्रोडक्ट है वो है एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस। तो परफेक्ट प्लस के नाम से ये सेल करते हैं, जो कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, फ्लाई ऐश बेस्ड है। तो इसके भी कुछ इन्होंने बताया कि क्या क्वालिटी है, ये आप यहाँ पर अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इनका जो कि एमपी बिरला स्मार्ट एडवांस्ड के नाम से आती है। तो ये भी जो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट है। तो ये भी काफी इसमें अलग अलग इसकी फैसिलिटीज हैं, इसमें क्या क्या इसके यूएसपीज हैं वो सब इन्होंने दे के रखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट है वो है एमपी बिरला सीमेंट अल्टीमेट अल्ट्रा पावर ऑफ 2। तो अल्ट्रा पावर ऑफ 2 जो है वो बेसिकली क्या है, ये स्लैग सीमेंट है और ये फ्लाई ऐश सीमेंट है। तो दोनों में ये जो स्लैग एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टील प्लांट्स होते हैं, जब आपकी पूरा रिफाइनरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि स्टील प्लांट्स में आप स्टील प्रोड्यूस करते हो, बाद में जो रिमेनिंग जो स्क्रैप आइटम रहता है या जो रेसिड्यू होता है वो उसको स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग एक्चुअली क्या है कि स्टील प्लांट्स के लिए तो वेस्ट है, बट ये इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है स्लैग में भी। तो जो ये स्लैग जो है स्टील प्लांट से सीमेंट प्लांट प्रोक्योर कर लेते हैं या परचेज कर लेते हैं कम रेट्स पे, और उसको एज ए सीमेंट में हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्लैग सीमेंट बोला जाता है उसको। तो ये स्लैग जो है वो हम ये सीमेंट प्लांट जो है वो स्टील प्लांट से खरीदते हैं और उसको सीमेंट में बनाते समय उसको ऐड किया जाता है। वहीं पर जो फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं ये, तो फ्लाई ऐश जो है वो पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो कोल यूज होता है, जब वो कोल काफी कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो उसका जो रेसिड्यू होता है वो यूज किया जाता है सीमेंट में। तो ये दोनों चीज को मिलाते हैं, एक फ्लाई ऐश को मिलाते हैं जो कि पावर प्लांट से मिलता है इनको, और जो स्लैग जो कि स्टील प्लांट से मिलता है। तो इन दोनों में काफी स्ट्रेंथ होती है, काफी अच्छे, ऐसा नहीं कि एक स्क्रैप मटेरियल है, उन फैसिलिटीज के लिए स्क्रैप है, बट सीमेंट प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि इसमें काफी बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और काफी इसमें स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए इसको मिलाया जाता है। तो ये जो सीमेंट है वो आपका फ्लाई ऐश और स्लैग सीमेंट को मिला के बनाया गया है। तो इसीलिए इसे में पावर ऑफ 2 बताया गया है। इसमें जो बता रहे हैं वो कि अल्टीमेट अल्ट्रा पावर ऑफ 2, इसीलिए इन्होंने पावर ऑफ 2 बताया है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एमपी बिरला सीमेंट यूनिक, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है अगेन। तो ये स्लैग को यूज करके ये बना रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने अलग अलग ब्रांड्स के नाम से प्रमोट किया है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से सेल करते हैं। तो आपको काफी एक हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट सेम हो बट अलग अलग नाम से बिक रहे हो, क्योंकि लोकेशन अलग है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एमपी बिरला सीमेंट स्मार्ट करके जो है, ये भी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, जो कि ये ब्रांड करते हैं, जो सेल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये एमपी बिरला सीमेंट अल्टीमा, ये भी सेम ही है, फ्लाई ऐश बेस्ड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, ये भी वो सेल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये चेतक के नाम से भी सेल करते हैं। ये अलग अलग रीजन है, देखिए आप यहाँ पे इन्होंने दिया भी होगा कि ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस रीजन में किस नाम से सेल कर रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है पीएससी, तो पीएससी क्या है, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। तो ये स्लैग सीमेंट जैसे मैंने आपको बताया ना, ये प्योरली स्लैग सीमेंट है, तो ये भी ये मार्केटिंग करते हैं इस चीज की भी। उसके बाद फिर एमपी बिरला सीमेंट मल्टीसैम, तो मल्टीसैम जो है वो भी फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट है, जो कि इन रीजन्स में ये सेल करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो कॉन्क्री सैम करके नाम से भी एक सेल करते हैं सीमेंट, जो कि लाइमस्टोन 5%, तो इसमें लाइमस्टोन सीमेंट टाइप का है। ये जो है आपकी, मुझे लगता है कि ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिनिशिंग के काम के लिए जनरली यूज होता होगा। चलिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस वॉल पुट्टी, तो वॉल पुट्टी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है जेके लक्ष्मी सीमेंट में, कि जो आजकल हमारे जो ट्रेडिशनल वॉल्स थी उसमें पुट्टी करते हैं, जिसमें स्मूथनिंग के लिए
आजकल जो नए घर है उसमें काफी स्मूथनिंग के लिए पुट्टी यूज होता है, तो ये वॉल पुट्टी के भी ये सेल करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस, तो ये बाइंडिंग एजेंट है जो कि सीमेंट में मिलाते हैं, जिससे कि आप जो है वाटर प्रूफिंग का भी काम होता है और जो एग्जिस्टिंग आपके प्लास्टर्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं आप। फिर फर्दर यहाँ पर एक और इनका प्रोडक्ट है जो कि है एमपी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस, तो ये भी एक तरह से आपका बाइंडिंग एजेंट ही है जो कि वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन देता है। मतलब कि अगर आपके घर में लीकेजेस हैं या कुछ हैं तो उसको उसको इसको आप यूज कर सकते हैं उसमें, तो ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो आपने देखा है इतने सारे प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रहे हैं, तो काफी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की भी इनके पास, जो कि ये अपने अपने हाउस से ये मार्केट कर रहे हैं। चलिए सर, अब हमने काफी डिटेल में इनके बिजनेस को समझा, इनके प्रोडक्ट्स को देखा, जूट को देखा, सीमेंट को देखा, प्लांट कहाँ पर है, कितनी कैपेसिटी है, कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को ओपन करके रखा हुआ है। इसके मार्केट कैपिटल आप देखिए 5554 करोड़ है। तो ये आप देखिए कि जो इन्होंने एक्विजिशन किया था रिलायंस सीमेंट का, वो था 4800 करोड़ का। कितनी कैपेसिटी के लिए? 5.58 मिलियन टन पर एनम के लिए। तो अगर ये 4800 करोड़ का एक्विजिशन कर रहे हैं रिलायंस का, जिसकी कैपेसिटी 5.58 मिलियन टन है, और इसका मार्केट कैपिटल आप देखिए तो 5554 करोड़ है, तो मतलब उसमें से 5500 में से 4800 करोड़ तो सिर्फ रिलायंस सीमेंट का ही है। तो जो रिमेनिंग उनकी खुद की कैपेसिटी है 10 मिलियन टन पर एनम की, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका भी तो कोई वैल्यू होना चाहिए। तो अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू, क्योंकि मार्केट कैपिटल की जो है वो सिर्फ आपका शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, बट उसमें अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू भी आप मानोगे तो भी 8000 करोड़ ही होती है इसकी। तो मुझे लगता है कि अगर एक्चुअल इसकी प्राइस निकाली जाए, जो कि हमने लास्ट टाइम जेके लक्ष्मी सीमेंट के वीडियो में हमने कैलकुलेशन जो किया था, जिसमें हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात की थी कि अगर हमको पूरा नया प्लांट लगाना पड़े, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको अगर मुझे नई फैसिलिटी के साथ कन्वर्ट करना पड़े, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कितनी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है प्लांट को रिप्लेस करने की, उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो हमने वहां पर जो कैलकुलेशन किया था उसमें जरूर मैंने एक मिस्टेक की थी जो कि मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने आपको वहां पर बताया था कि 1 मिलियन टन पर एनम की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है इंडियन रुपीज में, वो 2000 करोड़ है। एक्चुअली अगर आप प्रेजेंट $1 को 75 रुपीज के बराबर मानते हैं, और जो आपका मैंने बताया कि 1 मिलियन टन पर एनम के उस हिसाब से, और सेकंड जो है 1 टन जो है $150 के हिसाब से रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो मार्केट में बोली जाती है। तो अगर आप दोनों चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट जो 1 टन इज इक्वल टू $150 और सेकंड $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, अगर आप दोनों के हिसाब से अगर वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 1100 से 1200 करोड़ के बीच में आती है। तो 1100 से 1100 से 1200 करोड़ के बीच में आती है वो वैल्यू। तो उस हिसाब से अगर मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसकी कैपेसिटी 13.3 मिलियन टन पर एनम थी, तो उसको अगर हम 1200 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वो है 1600 करोड़ की का जो उनका वैल्यू होनी चाहिए, उसका मार्केट कैपिटल या उसकी एंटरप्राइज वैल्यू ऑलमोस्ट 1600 करोड़ होना चाहिए, जो कि जो प्रिवेलिंग चल रही थी जेके लक्ष्मी सीमेंट की, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ पे थी। तो वो उसमें भी अभी भी अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कम से कम 4 गुना का वहां पर भी मार्जिन था। अब आप इस पर आ जाते हैं, अभी हम बिरला कॉर्पोरेशन पे अगर आ जाएं तो वही अगर हम कंसीडर करें कि इनके पास अभी जो है 15.5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, उसको अगर आप 1200 करोड़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है वो 18,600 करोड़ आता है। तो अभी जो प्रेजेंट इसका मार्केट कैपिटल है वो 5,500 करोड़ का है। यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू बेसिकली होती क्या है, तो अगर आप मार्केट कैपिटल और जो उनका आउटस्टैंडिंग डेट है, मतलब जो कर्ज है, उसको सबको मिला लेंगे, मतलब आप जो अगर कंपनी को कंप्लीटली टेक ओवर करने वाले हो तो आप शेयर का भी प्राइस दोगे और जो उसका लोन है वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा, तो ये वो एंटरप्राइज वैल्यू होती है। तो ये एंटरप्राइज वैल्यू भी अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ से भी मोर देन डबल होने का इसमें पोटेंशियल है। ठीक है सर, तो आपने देखा कि ये जो अपने और सिर्फ मैं अभी 15.5 मिलियन टन को ही कंसीडर कर रहा हूँ, जो अभी एक और सुंदरबन कहाँ पर, एक और कौन सी क्या जगह थी उसकी, वहां पर भी जो हो रहा है
5 मिलियन टन पर एनम का जो इन्होंने एक्सपेंशन प्लान अभी ऑनगोइंग चल रहा है उसको भी मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन होने के बाद और जो प्रोसेस अपग्रेडेशन होने के बाद ये ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन पर एनम तक जाते हुए दिखेंगे आपको, तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया। अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,600 करोड़ का मार्केट कैपिटल होना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ 5,500 करोड़ का है। और अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू को भी मानेंगे तो 8,800 करोड़ का। तो आपके पास सिग्निफिकेंट अपसाइड है, इसमें काफी इंप्रूव होने की या काफी बढ़ने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब हम इसके जल्दी से फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटल जो है वो 5,500 करोड़ का है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये काफी सिग्निफिकेंटली अंडर प्राइस्ड है, बहुत कम रेट पे आपको मिल रहा है। दूसरा आप देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, इसीलिए 9.65 का ही है सिर्फ। तो अर्निंग्स बहुत शानदार है बट प्राइस जो है वो बहुत कम है उस हिसाब से। आप बुक वैल्यू देखिए 651 रुपीज। तो जो जिनके एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू पर शेयर जो है वो 651 है और जो मार्केट प्राइस है वो 721। तो ऑलमोस्ट आपको बुक वैल्यू पे ही मिल रहा है। मतलब आज अगर आप पूरे कंपनी को बेच देते हैं तो वो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू होती है, तो उसके बराबर ही प्राइस चल रहा है। तो ये इसलिए मैं आपको जो बता रहा था कि काफी अंडर वैल्यूड कंपनी है ये। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखिए आप तो 1.04 है, तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड ये पे कर रहे हैं। आरओसीज आप देखिए, आरओईज देखिए तो 11-12% है, ये इंप्रूव होने चाहिए, 15% प्लस होंगे तो और भी अच्छी बात है। बट क्योंकि ये काफी टफ और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो मुझे इतना तकलीफ नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड है, तो मैं इस पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हूँ। डेट टू इक्विटी आप देखिए 0.69 की, जो कि मैनेजेबल डेट टू इक्विटी है, कोई इसमें वरी की बात नहीं है। इक्विटी कैपिटल देखिए 77 करोड़ जो है, जो कि रीजनेबली ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं 20.3%, तो यहाँ पर मुझे काफी कंफर्ट है। चलिए सर अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, अभी इसने रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस किया है। तो दिसंबर क्वार्टर में आप देखिए जो सेल्स थी वो 1700 करोड़ जो पिछले साल की थी वो अभी ऑलमोस्ट 1700 करोड़ ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 81 करोड़ से बढ़कर आज ये 148 करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये क्वांटम जंप है, जो कि 81 करोड़ से सीधे आपको 148 करोड़ में मिलते जाती हुई दिख रही है। कहाँ से आया ये? मार्जिन इनके इंक्रीज हुए 17% से 19% पर आपको मार्जिन पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो ये इसके कारण से भी एक काफी एडिशन हुआ है। और दूसरा आप बोल सकते हैं कि इसमें टैक्सेस भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा टैक्स कम है, 37% से 30% है, तो दोनों का बेनिफिट मिला। इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो 81 करोड़ से 148 करोड़ पे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर भी जो टफ क्वार्टर था, ये सारे टफ क्वार्टर्स ही हैं। दिसंबर का भी आप ये रिलैक्सेशन हुआ है यहाँ पर जरूर, बट ये सारे टफ क्वार्टर्स ही हैं। 1627 करोड़ से ऑलमोस्ट सेल्स इनकी फ्लैट है, बट आप नेट प्रॉफिट देखिए तो जो डबल डिजिट्स पे थे वो आज ट्रिपल डिजिट पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो 88 करोड़ से ऑलमोस्ट ये डबल कर दिया इन्होंने, ये 167 करोड़ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से आया ये भी? तो ये भी देखिए यहाँ पे मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए, तो यहाँ पे 19% से 23% पे मार्जिन पहुंचते हुए दिख रहे थे। जून क्वार्टर भी आप देखिए तो ये यहाँ पर इनकी सेल्स कम हुई थी, बट आप देखिए कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हुआ था। ये कंप्लीट लॉकडाउन का समय था, उसमें भी इन्होंने लॉस डिक्लेयर नहीं किया, उसमें भी इन्होंने जब कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था उसमें भी 66 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखा है। तो रिजल्ट्स तो बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतने टफ क्वार्टर्स में भी इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी है। अभी मुझे लगता नहीं कि 100% कैपेसिटी या 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 60-70% पे ही यूज कर रहे होंगे अपनी कैपेसिटीज को। आप देखिए सेल्स का जो फिगर है वो 2009 में 1700 करोड़ से जो बढ़कर आज ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो चुका है, जो कि 7000 करोड़ पे पहुंचते हुए जा रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखिए 300 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 505 करोड़ है। वो क्यों इतना आपको नेट प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन आप देखिए यहाँ पे काफी, ये जो अपने नए एसेट्स इन्होंने खरीदे उनको डेप्रिशिएट कर रहे हैं ये, तो एक समय के बाद ये फिगर आपका कम होते हुए दिखेगा। और दूसरा जो है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट में और डेप्रिसिएशन में इनका मेन जो है आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके जो एबिट मार्जिन है वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं ट्रिपल डिजिट में भी, बट 4 डिजिट्स में भी। बट यहाँ पर आप देखिए जो मेन इनके जो नेट प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है, क्योंकि एक तो डेप्रिसिएशन में इनका जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट में, तो वो ग्रेजुअली समय के साथ में आपको डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। चलिए सर नेक्स्ट हम आते हैं
शेयर कैपिटल पे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, रिजर्व्स ठीक है। बोरोइंग्स आप देखिए तो यहाँ पर जो मुझे अच्छी चीज दिख रही है कि ये 4295 करोड़ की जो बोरोइंग्स थी वो 3400, तो ये ग्रेजुअली जो है अपने बोरोइंग्स भी कम करने का इनका प्लान है, क्योंकि इनको अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना है। मैनेजमेंट का जो थोड़ा बहुत मैं एनुअल रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था, तो इन्होंने कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं कि अपने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करें, तो ये धीरे धीरे अपने डेट को भी रीपे करते जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छा सिग्नल है। जिससे कि जैसे कि हमने पहले बात किया था कि यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। कैश देखिए आप, कैश देखिए, ये बहुत ही शानदार चीज है। आप देखिए यहाँ पर कैश को, तो देखिए कितने शानदार कैश फ्लो इसका मेंटेन किया हुआ है। ये बिजनेस साइकिल देखिए आप, रेसेशन के बाद जब कंपनी निकल रही थी 2009 में, तभी भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो थे जो कि ट्रिपल डिजिट में थे, आज तो 4 डिजिट्स में ये पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत शानदार कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। वहीं पर आप देखिए आरओसीज और आरओसीज जो है वो 2009 में ऑलमोस्ट 30% ये सिंगल डिजिट पे आते हुए दिख रहे हैं। अब ये काफी रिकवरी दिख रही है आपको, देखिए ये काफी अच्छे आरओसीज मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफी अभी अपनी कैपेसिटीज को ऐड किया है, डेट लिया है, तो थोड़ा बहुत तंत्र पड़ा है, बट फिर भी आप देखिए कि अभी ये रिकवरी में आपको दिख रहा है। तो 7% से 8%, 8% से 12%, मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि ये 20% तक भी आपको जाते हुए दिखेंगे फ्यूचर में। डाटा डेज देखिए तो आप जो सिंगल डिजिट में तो वो आज डबल डिजिट में पहुंच रहे हैं जरूर, 15 डेज था, आज 13 डेज हुआ है, बट इतना कोई घबराने की बात नहीं है। 10, 12, 15 दिन भी काफी रीजनेबल होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्रमोटर्स की आप होल्डिंग देखिए तो 62% पे है, जो कि काफी अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। FIS की आप देखिए तो ये काफी अच्छी होल्डिंग है, 3.8%, तो मतलब रीजनेबली ओके है, और मुझे लगता है कि फर्दर एडिशन भी हो सकता है फ्यूचर में FIS का। DIS का आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट 13% होल्ड करते हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग हैंड में कंपनी है। देखिए आप 62% यहाँ पर है, और यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 62 + 3 + 4 ऑलमोस्ट प्लस 13.5, तो ये ऑलमोस्ट आपको 80% जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। हाँ, जो कि आप यहाँ पे इससे भी देख सकते हैं कि 20% सिर्फ जो है वो पब्लिक के पास है, तो जो बाकी रिमेनिंग 80% है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये आपको दिखाता है कि ऐसा ये कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, या कोई भी कचड़ा कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आपने देखा, हमने सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी स्टडी कर लिया, हमने इसके बिजनेस मॉडल को भी स्टडी कर लिया। अब हम इसके चार्ट्स पे जाते हैं। तो मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूंगा कि इसमें भी मुझे भी कोई, इस फंडामेंटल पैरामीटर्स में भी मुझे कोई भी मतलब वीक पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो पी बहुत चीप रेट में मिल रहा है आपको, आरओसीज आपको बढ़ेंगे जो कि दिख रहा है हमको ट्रेजेक्टरी बढ़ते हुए, डेट को भी रिड्यूस कर रहे हैं, मार्केट कैपिटल बहुत अंडर वैल्यूड है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें हैं, आपने देखा कि सारी चीजें हैं, तो इसमें मुझे कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं दिख रही है फंडामेंटल पैरामीटर्स में। चलिए सर, तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर इसका टेक्निकल मंथली चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो कि 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज के हैं। साथ में मैंने एक RSI इंडिकेटर भी लेके रखा हुआ है, जो कि स्ट्रेंथ को दिखाता है इसके ट्रेंड के। अब आप देखिए यहाँ पर कि मैंने इसका मंथली चार्ट लेके रखा हुआ है और सारा डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। जो डेटा जो मिल रहा है मुझे वो 2009 से मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत फास्ट मूविंग काउंटर नहीं है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि ये बहुत फास्ट मूविंग काउंटर नहीं है, ये अपना समय लेता है, उसके बाद अपना एक रन देता है। तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन फेज था 2016 तक, उसके बाद इसने एक कह सकते हैं कि नॉमिनल राइज दिया, जो कि ऑलमोस्ट जो था ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ से। अब आपने देखा कि 2018 से जो मिड कैप की करेक्शन चल रही थी उसमें ये भी इसने भी पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी हमको जो मुझे काफी उम्मीद थी कि ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जब हमारा रीसेंट पिकअप हुआ था मतलब 2020 मार्च से पहले इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और मुझे काफी उम्मीद थी कि यहाँ से काफी रिकवरी ले लेगा, बट जो कि हुआ नहीं। और हमने जो मार्केट करेक्शन देखा मार्च के समय में, तो इसमें काफी सीवियर करेक्शन देखने मिला, जो कि 800 रुपए से
सीधे 400 रुपए तक जाते हुए देखा। फिर यहाँ पर इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप पास्ट में भी देखिए, क्योंकि ये मंथली चार्ट का 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था प्रीवियसली, और अभी जो है रिसेंटली भी इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट लिया है। वहां पे आप देखिए कि काफी अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है यहाँ पर 200 डेज की मूविंग एवरेज पर, और एक अच्छे बार्स के साथ में इसमें रिकवरी देखने मिली है। अब मैं अभी भी इसमें वेट कर रहा हूँ, मैं काफी मेरा व्यू काफी बुलिश हो जाएगा जब ये प्रीवियस हाई को, जो इसका यहाँ पर हाई आपको दिख रहा है 800 रुपए का, इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल होगा। तो मैं अभी आपको ये बोलूंगा मंथली चार्ट या और भी हम फर्दर चार्ट्स भी स्टडी करेंगे कि अभी आप इमीडिएटली पोजीशन मत बनाइए। आप चाहें तो बहुत कम क्वांटिटी, मतलब आप अगर 1% इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 0.1 या 0.05% कुछ ही आप शेयर्स लेके रखिए, जिससे कि आप इस कंपनी को ट्रैक कर सके, क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। आपको ये समझना होगा कि अगर हमको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए हैं तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो कंपनी के रिजल्ट्स पे और दूसरा आप किस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं। तो आप जो प्राइस पे कर रहे हैं इस कंपनी का वो बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है, और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी का, जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं, जो कि आपका इंडिया का जो सेंट्रल एरिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारी जगह पर इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है, तो इसका काफी बेनिफिट इनको मिलने वाला है। तो ये फ्यूचर में इनके काफी अच्छी अर्निंग्स आने वाली है, तो हमको काफी पोटेंशियल दिखता है इस कंपनी में कि ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। तो आपको ये अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, बट आप बोलेंगे कि मैंने आज खरीदा और तो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक छोटी सी पोजीशन लेके रखिए, उसको ट्रैक करते रहिए। ओके सर, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, तो ऑलमोस्ट आपको इजी टू रिमेंबर जो है वो 800 रुपीज का लेवल है। 800 के ऊपर अगर ये क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है तो फिर आप अपनी पोजीशंस जो है वो एग्रेसिवली बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये आपको मंथली चार्ट से क्लियर दिख रहा है। चलिए सर, हम इसके वीकली चार्ट पर भी आ जाते हैं जल्दी से। तो वीकली चार्ट में इसका ओपन कर रहा हूँ, 8 ईयर्स का मैं डेटा लेता हूँ इसमें नॉर्मली हमेशा की तरह, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट्स में भी कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ये है, जैसे कि हमने मंथली चार्ट में भी देखा था। तो ये एक तरह से आप कहना चाहिए कि ये देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही बोल सकते हैं आपको, हालांकि ये एक ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो दिखता है, जो राइज दिखा वो यहाँ पर दिखा, और ये फर्दर स्मॉल पुल बैक दिख रहा है। तो अब एक्चुअली देखा जाए तो इसमें ब्रेकआउट आने के काफी अच्छे चांस है। हो सकता है कि कल ही परसों आपको ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो काफी इंकरेजिंग रिजल्ट आया है इसका दिसंबर क्वार्टर का। तो अब इसमें मोमेंटम पिकअप होना चाहिए इस काउंटर में, और अगर जब भी मोमेंटम पिकअप होगा तो आपको ये समझना होगा कि ये काउंटर फिर जो है बड़ी बार्स बना के ही आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी इसका जो स्टाइल है काफी समय कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं देता है। तो इसीलिए मेरा कहना है आपको कि आप छोटी पोजीशन से इसको ट्रैक करते रहिए। जब भी ये 800 या 810 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है, वहां पर जाता नहीं, क्लोज होना चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है, वीकली क्लोजिंग प्रॉपरली दे पाता है, तब आप एग्रेसिवली इसमें पोजीशन बनाइए, क्योंकि फिर इसके बाद फर्दर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस लेवल के बाद। आप देखिए 800 के लेवल के बाद फिर फर्दर जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं 950। फिर मुझे लगता नहीं है कि ये 1250 लेवल से पहले ये रुकने वाला है, और बल्कि आपको फ्यूचर में ये लेवल भी जाते हुए देखेंगे। ये फर्दर ऑल टाइम हाई की तरफ जाने में की कोशिश करेगा, बट मुझे ये काफी क्रूशियल दिख रहा है जो प्रेजेंट जो है, क्योंकि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो कंप्लीटली नेगेट हो जाएगा अगर ये 800 लेवल के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो मैं अपनी पोजीशंस, या मैं भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं भी अपनी पोजीशन जरूर इसमें एग्रेसिवली बनाना चालू करूंगा। तो आपने देखा सर कि मैंने काफी डिटेल में इसके बिजनेस मॉडल को स्टडी किया है, और साथ में अच्छा आप एक चीज और मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ इसमें। आप देखिए कि यहाँ पर डबल बॉटम इन्होंने बनाया वीकली चार्ट में, और देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो है, आप देखिए ये जो लो था ये प्रीवियस लो से नीचे है, तो ये लोअर लो बनाया है यहाँ पर इसने। बट आप RSI इंडिकेटर में भी देखिए तो ये इसने
आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये लो ज्यादा है, ये ऊपर है, तो यहाँ इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये आपको दिख रहा है कि जो नीचे का जो इसका जो सेलिंग प्रेशर था वो ऑलमोस्ट उस पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है सेलिंग प्रेशर। और यहीं पर आप देखिए कि एक लार्ज वॉल्यूम भी आपको दिखा, बड़ा वॉल्यूम बार देखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था आरएसआई इंडिकेटर का। तो ये एक मैं की पॉइंट भूल गया था, तो ये जरूर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमने काफी डिटेल में इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल को, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को, इसके चार्ट्स को, सभी को स्टडी किया हमने। तो मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो वो भी आप लिखकर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। ओके सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।